राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हरियाणा में महिलाओं के प्रति अपराधों में 27% की बढ़ोतरी देखी गई है। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर अक्सर सवाल उठते हैं। हर माता पिता को अपनी बेटियों की चिंता सताती है। सवाल है कि बेटियां कितनी महफूज हैं और सुरक्षा को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या बेटियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया, और अगर नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया, जिनसे तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। रेणु भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आप तक आज पहुंच पा रही है रेणु भाटिया जी? सबसे बड़ा सवाल देखिए यही यहां पर है, जो सर्वे यहां पर हुआ है, जो रिपोर्ट यहां पर सामने आई है, उसके अनुसार देखिए लड़कियां हरियाणा में महफूज नहीं है। जी शुक्रिया। जी पहुंच पा रही है जी। मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक थोड़ी लेट पहुंच रही है, तो एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देती हूं। देखिए जो रिपोर्ट यहां पर सामने आई है, 27% की बढ़ोतरी। जी, मुझे ये समझ नहीं आया कैसा आंकड़ा होगा, लेकिन हरियाणा में पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग को 1 साल हुआ, तो पिछले 1 साल में जो मैंने ज्वाइन किया उसका अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 2246 केस हमारे पास आए, जिनमें हमने 1700 केस सॉल्व किए, उनका निपटारा किया, और जो बैलेंस केस हैं वो कोर्ट में विचाराधीन है। और अगर हम ये देखें कि आप जिस प्रकार से आपने आंकड़ा बताया कि क्राइम का रेट बढ़ा है, तो मुझे ऐसे लगता है क्राइम का रेट उतना नहीं बढ़ा जितना लोगों में जागृति बढ़ी है। अपनी बात को कौन से स्थान पर पहुंचाना है, इस चीज के लिए वो जागरूक हुई हैं। शायद इसीलिए आंकड़े की दर हमें बढ़ी हुई दिखती है। परंतु मुझे इस बात की संतुष्टि है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई अभद्र व्यवहार होता है, कोई ऐसी घटना होती है, तो वो लड़की किस स्थान पर अपनी बात पहुंचा सकती है वो उसे पता लग गया। उस चीज की उसमें जो है एक क्लियरेंस आ गई है। इसीलिए शायद हमारे पास 2200 मामले दर्ज हुए, क्योंकि महिलाओं को ये पता लग गया कि हमें महिला थानों में जाना है। यदि कहीं किसी के साथ इस प्रकार की बात होती है, जो कई बार शिकायत आ जाती है कि महिला थाने में सुनवाई नहीं, हालांकि हमने इस पर भी बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन कहीं पर भी अगर इस तरह की बात आती है तो तुरंत प्रभाव से महिलाओं ने महिला आयोग में आना शुरू कर दिया। महिला आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपने दोनों मेल आईडी डाल दिए। महिला आयोग ने एक व्हाट्सएप नंबर डाला है जिस पर आप गुप्त रूप से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपका नाम उजागर नहीं होता और आपकी गुप्त रूप से हेल्प होती है। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा तो जरूर बढ़ा है कि लोगों में जागृति आई है। अपराधों को लेकर मैं बहुत ज्यादा इस बात पर सहमत नहीं हूं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जागरूकता की आप बात कर रही हैं, तो शिकायतें भी क्या बढ़ी हैं? पहले के मुकाबले अब ज्यादा शिकायतें आ रही हैं आपके पास? आप तो देखिए महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, शिकायतों का रूप बदला है। शिकायतें आ रही हैं लेकिन उसका रूप बदला है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम हो रहे हैं क्योंकि शायद जागृति आ रही है नई बच्चियों में। सबसे ज्यादा जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो इन दिनों में वो साइबर क्राइम के आते हैं, जिसके लिए महिला आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। पिछले 3 महीनों से हम लगातार स्कूल और कॉलेजेस में जा रहे हैं। वहां पर हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जाते हैं, डीएसपी लेवल के साइबर एक्सपर्ट जाते हैं, जो उन बच्चों को साइबर क्राइम क्या है, कैसे बचा जा सकता है, वो क्यों हो रहा है, हमारी क्या लापरवाही होती है जिससे वो क्राइम बढ़ जाता है, इसके ऊपर जागरूक करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो महिला आयोग ने स्टेप उठाया है, इसका असर आने वाले 1 वर्ष में दिखेगा, क्योंकि आज जो बच्चा 6ठी 7वीं का हमारी बात को सुनता है, वो 1-2 साल में इस बात के लिए परफेक्ट हो जाएगा
जैसे उनकी शिक्षा में वो रोज एक चीज को दोहराते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, ऐसे वो साइबर क्राइम की इस बातों को सुन सुनकर सतर्क हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये केस भी फिर और आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सब बच्चे, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो चाहे स्कूल गोइंग हो, अलर्ट हो जाएंगे। देखिए रेणु जी, जिस रिपोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो 27% वृद्धि की यहाँ पर बात कही जा रही है, एक साल में 3,658 मामले सामने आए हैं, 1,716 रेप केस आए हैं। और ऐसे में इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो ये कहना कि महिलाएं हरियाणा में सुरक्षित है, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। देखिए, आज भी मैं हिसार में हूं और मेरा यहाँ पर 2 दिन का दौरा है, जिसमें मैं कॉलेजेस में जाऊंगी, स्कूल्स में जाऊंगी, वन स्टॉप सेंटर विजिट करूंगी, मैं हियरिंग लूंगी, मैं महिला थाने विजिट करूंगी। तो इन सारी चीजों का मिला जुला जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो यही आता है कि कहां कहां पर क्या क्राइम हुआ है। उस क्राइम को हम देखते हैं, उसके बारे में हम पूछते हैं। जैसे आपने बताया कि इतने रेप केसेस आए, महिला थाने वाले हमें पूरा डाटा देते हैं, हम लोग रैंडमली भी और पत्रकारों के माध्यम से भी हम इसकी सूचना लेते हैं कि कहां पर क्या चीज हुई और उसका निपटारा कितना हुआ, उसका हल कितना हुआ, क्या गुनाह करने वाला जो मुजरिम है वो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, अगर नहीं पकड़ा गया तो कौन अधिकारी उसकी जांच कर रहा था, उसने क्या लापरवाही करी। तो मेरी पूरी टीम के साथ एक चेन बनी हुई है, जिसका हम ऑलमोस्ट डे टू डे जो है क्वेरी लेते हैं कि कौन सा अपराध कहां पर किसको अंकुश लगा और जिसको नहीं लगा उसमें जिम्मेदार कौन, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। तो प्रयास हमारा महिला आयोग का यही है कि डे टू डे क्वेरीज लें, डे टू डे अपने एक्शंस करें, डे टू डे उसका रिएक्शन मांगे, डे टू डे हम उसकी जो रिजल्ट्स हैं उनको मांगे। तो प्रयास रहेगा कि हम बेहतर काम कर सके, महिलाओं को बेहतर सुविधा दे सके। बिल्कुल रेणु भाटिया जी, आप तमाम यहाँ पर दावे कर रही हैं कि जो भी शिकायतें आती हैं उनका तुरंत निपटारा करने की आप यहाँ पर बात कर रही हैं, लेकिन देखिए जो यहाँ पर बात कही गई है, ये भी कहा जा रहा है कि अब हरियाणा की बेटियों में जागरूकता इतनी ज्यादा है कि वो दिल्ली तक पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं कमी हरियाणा में देखी जा रही, क्योंकि महिला आयोग तो हरियाणा में भी है, लेकिन उसके बावजूद बेटियों का दिल्ली तक पहुंचना इंसाफ के लिए कहां कमी रह जा रही है? देखिए, शायद बेटियों को ये मालूम नहीं था कि अगर आपके साथ कोई बात हो रही है तो आपको कहाँ रिपोर्ट करनी है। तो मुझे लगता है ऐसे लोग दिल्ली जा रहे होंगे। अदरवाइज अगर आप पिछले 1-2 सालों का आंकड़ा देखें तो महिला आयोग ने जितने केसेस आए हैं उनको निपटान किया है। और दिल्ली भी हमारा जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, यदि वहां कोई चला जाता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी हमारे पास हरियाणा प्रदेश वाइज केसेस को भेजता है। यदि कोई ऐसा केस है जिनको उन्होंने सॉल्व करना तो वो भी देखा जाता है, परंतु हमारे पास उसकी सूचना या उस केस का जो है कनेक्शन आता है कि ये आपके हरियाणा का केस है, इसको आप लोग देखिए। तो इसीलिए हमने अपने वेबसाइट को, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स को और ज्यादा एक्सेस में डाल दिया है कि एनीबडी हु इज इन ट्रबल, एनीबडी हु वांट्स हेल्प, एनीबडी हु नीड्स सपोर्ट, प्लीज कम टू महिला आयोग। दीज आर द नंबर्स: ayogmahila@gmail.com, mahilaayog@gmail.com, and our numbers where you can immediately give us the WhatsApp. We will never disclose your identity and we'll solve your problems. और साथ ही रेणु भाटिया जी, घरेलू हिंसा के जो मामले बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए भले ही आप इस रिपोर्ट को नहीं मान रही हैं, लेकिन इसके अनुसार यही दिख रहा है कि घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो 70% तक बढ़े हैं। तो
इन मामलों को रोकने के लिए हरियाणा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, घरेलू हिंसा के मामले, डोमेस्टिक वायलेंस जो सामने आ रहा है, उसके पीछे आजकल यंग जनरेशन का थोड़ा सा जो मैंने नोटिस किया कि आज की जनरेशन में बहुत बर्दाश्त कम हो गई है. अंडरस्टैंडिंग, दे आर लैकिंग अंडरस्टैंडिंग. सो केस को निपटाने के साथ साथ हमारा ये प्रयास रहता है कि वी गिव काउंसलिंग टू बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ मेनली, सो दैट उनकी अंडरस्टैंडिंग बने और ये थर्ड प्रोसेस जो शुरू हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जो जाता है, इसमें रोक लगे. और हमने प्रयास किया जो उसका रिजल्ट भी हमें मिला. बहुत सारे केसेस न्यूली वेडेड के, न्यूली वेडेड इन द सेंस 6 months वेडिंग, 8 months वेडिंग, 2 years वेडिंग, ऐसे वाले हमारे पास केस आए. कईयों के बच्चे थे, कईयों के नहीं थे. उस जनरेशन के केसेस हमारे पास आए जिनको हमने काउंसल किया, पुलिस के साथ भी बैठकर और उनके साथ पर्सनल भी बैठकर, और हमने उनको आज के लिविंग स्टाइल के लिए कैसे हमें रहना है, पिछली और अगली जनरेशन को साथ लेके कैसे चलना है. क्योंकि अगर आप ये देखें, जो हमने नोटिस किया, आज के दौर में जो पेरेंट इन लॉज या पेरेंट्स जो 50 to 60 की एज के हैं, उनमें ये चीज थोड़ी कम हुई है. बट जो थोड़ा 65, 70s की एज के इन लॉज हैं, उनमें अभी थोड़ा सा वो पुराने तरीके वाला रहन सहन, वो पुरानी अपनी पद्धति को अपनाना, सास टाइप वाला, रुतबा दिखाना वाला अभी चल रहा है. लेकिन यंग पेरेंट्स, आई विल कॉल 45, 50, 60 तक के ये जो यंग पेरेंट्स हैं, ये इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. और जहां कहीं पर इस चीज की लैकिंग है बच्चों की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, उनको हम चारों को बिठा के काउंसिल करते हैं. उससे हमें नतीजा ये निकला कि आज की जनरेशन अपने हिसाब से जो उनकी क्वालिफिकेशन है या जो उनका वर्किंग स्टेटस है, उसके अनुसार पेरेंट्स के साथ कैसे इन्वॉल्व होना है, उस डिफरेंस को, दैट थिन लाइन बिटवीन द यंग जनरेशन एंड द मिडिल एज जनरेशन, हाउ टू स्टॉप दैट थिन लाइन एंड दैट वर्किंग प्रोसेस, वी आर ट्राइंग टू solve that, and we are successful in many cases for that. So I hope धीरे धीरे जो ये हमारा प्रोसीजर है यंग जनरेशन को काउंसिल करने का एंड मैच्योर लोगों को उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करके चलें, 2 जनरेशन्स को मिलाकर, मुझे लगता है ये सक्सेस की ओर जा रहा है. चलिए, यानी कि प्रॉपर काउंसलिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो आप लोगों की तरफ से की भी जा रही है, समझाने की यहाँ पर बात आप जो कही जा रही है. लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे लोगों की सोच हो सकती है? क्या उनके सोच में भी बदलाव आने के लिए कोई कदम उठाने की यहाँ पर कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है? देखिए, थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है. जो हमने नोटिस किया, जनरेशन गैप जिसको हम बोल देते हैं, वो वाला थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस में डिफरेंस है. यूथ सोचता है कि अब हमारा टाइम है, हम अपने तरीके से जिएं. पेरेंट्स सोचते हैं हमने बच्चों को अपब्रिंगिंग उनकी करी है, तो दे नीड देयर राइट्स, दे नीड देयर रिस्पेक्ट काइंड ऑफ, जो उनकी थॉट्स में होती है. तो ये जो बीच का एक लैक है, विच आई सेड इज अ वेरी थिन लाइन, विच शुड बी अंडरस्टूड बाय द यंग जनरेशन एंड द मैच्योर जनरेशन, पेरेंट इन लॉज. इस चीज का जो कोऑर्डिनेशन हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें केसेस में बहुत कमी आई है. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल एक केस के साथ दूंगी. हमारे पास एक यंग जनरेशन का केस आया. दे वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ऑस्ट्रेलिया and the parents were from India. I mean, they were settled in India. तो जब वो पेरेंट्स के पास बच्चे आते थे, उनका IQ मैच नहीं करता था. तो छोटी छोटी बात पे उस 2 महीने की छुट्टी में भी
उनका डिफरेंस स्टार्ट हो गया। डिफरेंस जब स्टार्ट हो गया तो थाने तक बात पहुंची, आयोग तक बात पहुंची। बट व्हेन वी कॉल्ड दोज चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स एंड वी हर्ड देयर प्रॉब्लम की बात क्या है, तो बहुत ही बारीक बात निकली कि हम छुट्टियों में यहाँ आए हैं, पेरेंट्स हमें ये नहीं करने देना चाहते, पेरेंट्स हमें ये, मेरी सास ने ये कहा। एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग। तो दोनों पेरेंट्स को बिठाकर जब हम कन्विंस कर देते हैं, जब हम उनको एक मेंटोर की तरह काउंसिल कर देते हैं, तो छोटा सा डिफरेंस कई बार खत्म हो जाता है। एंड देन बोथ द फैमिलीज आर अगेन अटैच्ड टुगेदर। सो आई फाइंड कई बार कानूनी कार्रवाई की सख्ती करने से ज्यादा बेहतर है उन दो परिवारों को बिठा के काउंसिल करना। हमारा एक प्रोसीजर जो है 3 बार काउंसिल करने का। आई प्रेफर कि कई बार 3 बार में समझ नहीं आती बात, बट दे आर ऑन द राइट ट्रैक, सो वी गो इट फॉर 4th टाइम ऑल्सो, वी गो इट फॉर 5th टाइम ऑल्सो। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट डज टेक टाइम डेफिनेटली, उनका भी हमारा भी, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि अगर हम उन बच्चों को 3 के बदले 5 बार में समझा पाए, तो एटलीस्ट वो जो आपके पास आंकड़ा बढ़ जाता है एक केस का, वो भी खत्म हो जाएगा। और जो एक डोमेस्टिक वायलेंस का बदनुमा दाग लग जाता है 2 परिवारों पर, वो भी खत्म हो जाएगा। तो वी डोंट माइंड काउंसलिंग देम फॉर ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। और what the difference to us is how many cases are solved perfectly. So I find this way is a perfect way to join, to make 2 families together. रेणु भाटिया जी, एक बड़ा जो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, देखिए रेप केसेस को लेकर जो आंकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि देखिए प्रदेश की लड़कियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, बेटियां शानदार प्रदर्शन कर रही है खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं देश का नाम रोशन कर रही है, हरियाणा का नाम रोशन कर रही है, लेकिन रेप केसेस इस तरह से बढ़ना चिंताजनक यहां पर है। देखिए, हमारे पास भी जो इस तरह के अनफॉर्चुनेट केसेस आए, जिनको हम रेप कहते हैं, हमारे को भी बहुत इससे दुख हुआ, परेशानी हुई कि आज के युग में इन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि बेटियां मासूम हैं। बहुत जगहों पर बेटियों को पता ही नहीं उनके साथ क्या हो गया। लेकिन हम पुरुषों की मानसिकता, वो डर्टी माइंड्स जिन्होंने इन चीजों को अंजाम दिया, हम उनको ग्रैब करने का प्रयास ज्यादा कर रहे हैं। इन दिनों में हमारा एक अभियान चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वी आर गोइंग टू एवरी डिस्ट्रिक्ट, एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट वी आर डूइंग 2 to 3 प्रोग्राम्स ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसमें हम छोटी बच्चियों से लेकर बड़ों तक को बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, किन कारणों से बढ़ रही है। रेप को स्टॉप करने का ये भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि हमने ये देखा जितने भी इस तरह से रेप केसेस हुए हैं, चाइल्डहुड के, बिलो एज वाले भी, या अगर 18+ के हुए हैं तो इनोसेंट गर्ल्स कैसे उसमें ट्रैप हुई। जो हमने आंकड़ा और डाटा नोटिस किया, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत ही करीबी परिवार के लोग सामने आए। तो जितने भी इस तरह के केसेस हुए, भाई का दोस्त, पिता का दोस्त, परिवार में कोई मामा चाचा, मतलब बहुत करीबी लोग आए जिनको आप सोच नहीं सकते कि क्या ये व्यक्ति हमारे परिवार की बेटी के साथ ऐसा कर सकता है जो डेली आ रहा है। अब परिवारों में इस चीज को जो है बताना बड़ा जरूरी हो गया। कई जगह पर 1-2 लोगों ने बुरा भी माना जब हमने कहा कि आप अपने इस रिश्तेदार से थोड़ा अलर्ट रहे, या ऐसे रिश्तेदारों को घर आने के लिए थोड़ा सा रोक लगाए। तो उनको लगा कि ऐसे कभी हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों को मना किया जाए। तो हम ऐसे लोगों को फिर एग्जाम्पल के साथ, डाटा के साथ केस बताते थे। तो ये हमने बहुत क्रैश लेवल पर शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में इस चीज पर बहुत जल्दी रोक लगेगी। एक आपने बताया कि
हमारी बेटियों के साथ इस तरह से होता है तो उनकी लाइफ, देखिए जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। यदि वो बेटी बता देती है कि उसके साथ ये किसने किया, डेफिनेटली पूरी छानबीन करने के बाद, क्योंकि कई बार फॉल्स केसेस भी सामने आते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो छानबीन करने के बाद यदि ये साबित हो जाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ बेटी के बोलने पर ही एफआईआर दर्ज है और तुरंत प्रभाव के साथ वो अरेस्ट है और उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि एक भी बेटी इस तरह के केस में ना फंसे। यदि कोई इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है उस बेटी के साथ, महिला आयोग, हरियाणा की महिला पुलिस, हरियाणा की सरकार हर तरीके से खड़ी है। इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ। चलिए रेणु भाटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी थे और उन्होंने तमाम प्लानिंग यहाँ पर बताई है कि किस तरह से आंकड़े जो यहाँ पर आए हैं ये बेहद ही चिंताजनक है, लेकिन सरकार किस तरह से काम कर रही है इसको लेकर उन्होंने डिटेल्स देने की यहाँ पर कोशिश की है।